नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पे आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का जो वीडियो है मेरे भाई, ये उन स्टूडेंट के लिए जो एलएलबी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी, उनके लिए तो 110% इंपॉर्टेंट है। और जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी कर चुके हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट लायर हैं, तभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कानून एक बराबर सभी के लिए मेरे भाई, तो कानून सबको जानना चाहिए। चलिए, आज का जो वीडियो है एविडेंस लॉ से रिलेटेड है, जो कि 1872 में ये कानून बना था। इसके तहत हम लोग देखेंगे डिफिनीशन एंड काइंड, उसके डिफिनीशन एंड काइंड्स कितने होते हैं और किस तरह के होते हैं, ये पूरी तरह से अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे, जो है कंक्लूजन के साथ, निष्कर्ष के साथ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, 150 लोगों के बीच में शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक, साक्ष्य अधिनियम देखिए 1872 की धारा 3 के अनुसार जो है साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल है मेरे भाई, डिफिनीशन है ये। देखिए क्या कहा गया है धारा 3 में जो इसका डिफिनीशन दिया गया है। ऐसे सभी बयान जिनकी अदालत अनुमति देती है या जांच के तहत तथ्य के मामलों के संबंध में गवाहों द्वारा जो है उसके सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग साक्ष्य कहते हैं। इन कथनों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। जो ये होता है मौखिक साक्ष्य होता है। ठीक, अब जानिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित ऐसे सभी दस्तावेज निरीक्षण के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए इन दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्य के प्रकार जानिए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार साक्ष्य के 2 श्रेणियों में विभाजित किए, 2 प्रकार होते हैं, लेकिन बेसिकली जो लिखा गया है 2 ही होता है, लेकिन अब हम लोग जो है 3 मानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जो है आप लोग देख सकते हैं। मौखिक जिसे हम लोग कहते हैं और जिसे हम लोग एक का दस्तावेजी कहते हैं, प्रमाण। ठीक, ये 2 प्रकार के साक्ष्य होते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि साक्ष्य मौखिक और दस्तावेजी दोनों हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक भी यहाँ जोड़ दिया गया, लेकिन 2 ही मेन होते हैं, जिसका अर्थ है कि आपराधिक मामलों में भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता या किया जा सकता है। इसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल होगी पूरी तरह से। ठीक, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है या किया जा सकता है। देखिए, प्रत्यक्ष या प्राथमिक, अप्रत्यक्ष या अपवाह या माध्यमिक, ये 2 तरीके से। ठीक, वास्तविक या भौतिक साक्ष्य एक श्रेणी भी है जो अदालत के निरीक्षण के लिए भौतिक वस्तुओं जैसे कि चोरी वस्तु या अपराध के हथियार द्वारा आपूर्ति की जाती है पूरी तरह से। ठीक, देखिए मौखिक साक्ष्य क्या होता है। मौखिक साक्ष्य उस साक्ष्य को प्रस्तुत करता है जो मुख्य मुंह से बोले गए शब्द होते हैं, जो बोला जाता है, जो मुंह से जो है एक्सप्रेस किया जाता है। यह बिना किसी दस्तावेजी के समर्थन के साबित करने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते कि जो है विश्वसनीयता हो, मतलब उस पर विश्वास हो कि जो बोला जा रहा है, हाँ उन पर विश्वास है कि सही बोल रहे हैं, तो ये जो है एविडेंस माना जाता है, एविडेंस के तौर पर इसे ले लिया जाता है। ऐसा मौखिक साक्ष्य। प्राथमिक मौखिक साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जिसे किसी गवाह कि इंद्रियों द्वारा जो है व्यक्तिगत रूप से सुना या देखा या एकत्र किया गया हो। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 द्वारा जो परिभाषित प्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाता है, जो परिभाषित जो है सेक्शन नंबर जो है 16 के तहत जो है पूरी तरह परिभाषित हो, डिफिनीशन उसी के में उसमें दिया गया हो, तो उसी को जो है ये प्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाता है, ये कहा गया है इसमें। अप्रत्यक्ष या सुनी या सुनाई गवाही आमतौर पर कानून की अदालत में स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि तथ्यों की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति मामलों में तथ्यों का वास्तविक गवाह नहीं होता है। सही बात, जो मेन गवाह होता है वो वास्तविक में गवाह नहीं होता, उसे जो है दूसरे गवाह को जो प्रस्तुत किया जाता है, जो देखा है वो नहीं था। हालांकि सुनवाई के सबूत के मामले में कुछ जो है अपवाद हैं जहां यह कानून की अदालत में स्वीकार है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 और 33 में सुनी हुई या सुनाई बातों के असाधारण मामले बताए गए हैं, 32 और 33 में। ठीक, इस सेक्शन को आप रीड कर लीजिए। दस्तावेजी प्रमाण क्या होता है। देखिए, दस्तावेजी साक्ष्य वह साक्ष्य जो किसी जो है सामग्री पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से वर्णित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है या जो है पूरी तरह से किए गए जो है किसी भी मुद्दे को उल्लेख करता है, या एक से अधिक तरीकों से जो मुद्दे को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के साक्ष्य को अदालत में विवादित तथ्य साबित करने के लिए एक दस्तावेजी के रूप में जो है पेश किया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि दस्तावेजी साक्ष्य वो होता है जो कि आप दस्तावेजी मतलब लिख करके, आप जब आप बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या बोल भी पा रहे हैं, तभी आप लिख करके जो है दस्तावेजी कर रहे हैं और लिखा हुआ तो आप उसको टिक करिए, उसको पहचानिए, वही जो है वो जो है दस्तावेजी जो है
साक्ष्य के रूप में जो है अदालत में प्रस्तुत किया जाता है और उसे स्वीकार भी किया जाता है, उसे माना भी जाता है अदालत के द्वारा। यही कह रहा है इसमें। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप, सिंपल सा मतलब। प्राथमिक दस्तावेज साक्ष्य में वह साक्ष्य शामिल होते हैं जो भारतीय जो है साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 में वर्णित मूल दस्तावेजों को दिखाता है पूरी तरह से। जो 62 धारा भी आप लोग एक बार अच्छे तरीके से रीड करें। जबकि द्वितीयक दस्तावेजी साक्ष्य वह है साक्ष्य जिसमें दस्तावेजों की प्रतियां शामिल होती है जिन्हें कुछ परिस्थितियों में मेरे भाई अदालत में पेश किया जा सकता है, या जैसा कि धारा 63 में उल्लेख किया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 और 63 में जो कि पूरी तरह प्रस्तुत किया जाए उसे द्वितीय साक्ष्य कहते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है? प्रत्यक्ष साक्ष्य को जो है मामले में निर्णय लेने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से किसी तथ्य को प्रमाणित करता है या तथ्य को उसके गुणों से स्वीकृति करता है। मतलब प्रत्यक्ष साक्ष्य का ये मतलब है कि उसके गुण को जो है साक्ष्य के रूप में जो वहाँ अदालत में प्रमाणित करता है या जो है स्वीकार करता है, अस्वीकृत करता है, ये कहा गया। प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में तथ्य से संबंधित कोई कारण बताए बिना किसी विशेष जो है तथ्य को सीधे स्वीकार कर लिया जाता है बिना कारण के। जो है प्रत्यक्ष के मामले में किसी को दिए गए दृष्टांत को इंगित करने की भी जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून की अदालत में गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। जो गवाह होता है, जो मतलब क्राइम हुआ, मान लीजिए मर्डर हुआ और कोई वहाँ रह रहा, वहाँ देख लिया वो मर्डर को, अगर वो बढ़िया तरीके से वो गवाह दे दिया, वहाँ जो बोल करके जो एक्सप्रेस कर दिया अदालत में, तो वो जो है क्या माना जाएगा? प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाता है और इसे कोई टाल नहीं सकता। साक्ष्य है जो कि अपराध को जो है पूरी तरह जो है प्रस्तावित करने वाले तथ्य की गवाही के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त है। साक्ष्य ही कई बार कानून की अदालत में प्रत्यक्ष साक्ष्य को बनाए रखने में सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वोच्चतम साक्ष्य का नियम कानून का एक नियम जिसमें केवल प्राथमिक साक्ष्य ही शामिल होता है। ये एक नियम होता है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई दस्तावेजी या रिकॉर्डिंग जैसे सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं तो केवल मूल की स्वीकार होंगे जब तक जो है कि अदालत में मूल का जो उपयोग ना करने का कोई कारण ना हो, तभी जो है तब तक वही जो मूल रूप से दिया जाएगा साक्ष्य जो है उसी को स्वीकार किया जाएगा जब तक कोई टिप्पणी ना हो जाए। अप्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? अप्रत्यक्ष साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जो पूरी तरह जो है प्रसन्नगत तथ्यों को अन्य तथ्यों को दे करके जो है जो कि अप्रत्यक्ष साक्ष्य होते हैं और बाद में मुद्दे के लिए उनकी प्रासंगिकता को साबित करता है। कटौती जो कि निकाली जा सकती है वह अन्य तथ्यों की एक श्रृंखला को जो प्रश्नगत तथ्यों से जोड़कर ऐसे सबूतों से निकाली जा सकती है। ये अप्रत्यक्ष तथ्य प्रश्नगत तथ्यों से संबंधित पूरी तरह से होने चाहिए और इनका कारण और प्रभाव संबंध होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, अपवाह सबूत के खिलाफ, यानी अपवाह और सबूत के खिलाफ। इस विरोध के अनुसार अप्रत्यक्ष साक्ष्य का तथ्य द्वारा दिया गया जो है साक्ष्य है जिसे साक्षी ने अपनी इंद्रियों से महसूस किया है कि गवाह द्वारा आयोजित एक राय है, और जबकि सुनी सुनाई जो है साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि किसी अन्य व्यक्ति ने गवाह को देखा या सुना है। पूरी तरह से ये दोनों में से अंतर है। दूसरे व्यक्ति द्वारा इसके अंतर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में देखा जा सकता है, जहां सीधे शब्द का प्रयोग सुनवाई शब्द के विपरीत किया जा सकता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के विपरीत होना चाहिए। प्रत्यक्ष साक्ष्य वह साक्ष्य है जो स्पष्ट रूप से प्रश्न में बहुत ही मुद्दे पर जाता है और जो यदि माना जाता है तो किसी भी तर्क के मदद की आवश्यकता के बिना प्रश्न में तथ्य को साबित करेगा। उदाहरण के लिए सबूत जैसे कि हत्या, चश्मदीद गवाह की जो है गवाही, जबकि जो है परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रश्न में जो है मुद्दे को साबित नहीं करेगा, लेकिन यह जो है केवल अनुमान या तर्क से बिंदु का पता लगाता है। उदाहरण के लिए जानिए, इस तथ्य का सबूत कि एक व्यक्ति मकसद किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करना था और हत्या के समय उस व्यक्ति को जो कटार के जो है साथ हत्या किए गए व्यक्ति के स्थान की ओर जाते हुए देखा गया था पूरी तरह से, और कुछ ही समय बाद वहां से लौटते हुए देखा गया था कि खून से जो है सने कपड़ों में सबूत जगह अप्रत्यक्ष या परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहा जाएगा। ये
प्रत्यक्ष और परिस्थितियों साक्ष्य के बीच में अंतर है। धारा 5 में अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो है विवाद में तथ्यों के अस्तित्व या गैर अस्तित्व और अधिनियम द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले ऐसे अन्य तथ्यों को अस्तित्व या गैर अस्तित्व को के एक अदालती कार्रवाई में साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है पूरी तरह से, यदि जो है प्रस्तुत साक्ष्य किसी जो है तथ्य के अस्तित्व या गैर अस्तित्व के सीधे संबंधित है। मतलब ये कह रहा है कि प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि गैर जो है अस्तित्व हो या पूरी तरह जो है अस्तित्व में हो से संबंधित होता है, तभी जो है एविडेंस को पास जो वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो साक्ष्य को प्रत्यक्ष माना जाएगा, लेकिन यदि साक्ष्य केवल एक प्रासंगिक तथ्य के अस्तित्व या गैर अस्तित्व से संबंधित है तो इसे अप्रत्यक्ष माना जाएगा। ठीक, ये कहा गया। या परिस्थिति जन्य साक्ष्य, हालांकि इस खंड द्वारा समझे जाने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य को भ्रमित नहीं होना चाहिए, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में जो पूरी तरह से प्रभावित किया गया है। धारा 60 के अनुसार प्रत्यक्ष साक्ष्य शब्द का प्रयोग सुनवाई साक्ष्य के विपरीत किया जाता है, न कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विपरीत। और इस प्रकार धारा के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाण स्थापित करने के लिए 4 बातों की आवश्यकता होती है। नंबर फर्स्ट देखिए, 4 बातों को ध्यान में रखिएगा अच्छे तरीके से। सभी तथ्य सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए और जिन परिस्थितियों से सिद्धांत के लिए जो है निष्कर्ष निकाला गया उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा, परिस्थितियों की या परिस्थितियाँ निर्णायक जो प्रकृति की होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट, परिस्थितियों को केवल साबित करने के लिए प्रस्तावित सिद्धांत का मतलब और साबित करना या चाहिए और किसी अन्य सिद्धांत का मनोरंजन नहीं करना चाहिए। ये 4 पॉइंटें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंटों को ध्यान में दीजिएगा अगर परिस्थिति के अनुसार जो है साक्ष्य जो है साबित कर रहे हैं। एक सिद्धांत को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य दोनों साक्ष्यों का उपयोग करने की जो है सिफारिश की जाती है और जो कि जो है कानून की अदालत में विचाराधीन है। और कोई भी सिद्धांत किसी मामले में कानून के दोनों नियमों के उपयोग को रोकता नहीं है और इसलिए भी जो है परिस्थितिजन्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य दोनों की शक्तियों का प्रयोग करने से बेईमान पार्टियों को गवाहों और गवाह की किसी अन्य माध्यम से छेड़छाड़ करने से रोकने में काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। अगर उन्हें जानकारी होती तो सबूतों को तोड़ना मरोड़ना उनके लिए जो है संभव होता। निष्कर्ष जानिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। साक्ष्य केवल वह है जो कुछ है जो प्रस्तुत करने की सच्चाई को स्वीकार करने या समझने या समझाने के लिए उपयोग किया जाता है और किसी मामले में परिणाम को निर्धारित करने के लिए हर प्रकार के साक्ष्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, साक्ष्य महत्वपूर्ण पूरी तरह जो है भूमिका निभाता है, क्योंकि साक्ष्य के बिना तथ्यों का प्रमाण प्रभावी नहीं होगा। ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के साक्ष्य उनकी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता मानकों के संबंध में उल्लेखनीय है। सरल शब्दों में मामले में बिना किसी सबूत के मामले के परिणामों को निर्धारित नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं होगा, ये असंभव होगा मेरे भाई। तो ये था मेरे भाई आपका डेफिनेशन काइंड्स, इसके जो है नीचे क्या है क्या नहीं है, किस तरह से साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, अप्रत्यक्ष साक्ष्य या प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या होता है और इसके बीच में जो है अंतर भी हम लोग जान लिए। तो ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, आई होप है, और बढ़िया से अच्छे से समझ भी गए होंगे। और इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिएगा लोगों के बीच में, जो भी पहुंच जाए उन्हें भी ये जानकारी मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।